हाय स्टूडेंट्स, जैसा हमने पिछली क्लास में जो देख रहे थे वो था आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में। तो आधुनिक आवर्त सारणी जो क्या क्या प्रॉपर्टी थी उसकी, कैसे उसमें कितने आवर्त थे, कितने वर्ग थे, उसके बाद में अपन ने आवर्त सारणी बनाई, उनको अब ब्लॉक भी अपन ने देखे। तो और कुछ आगे बढ़ने के लिए से पहले उसमें अपन एक नए टॉपिक जो है उसका अध्ययन करते हैं पहले, उसके बाद में अपन आधुनिक आवर्त सारणी जो शेष बचा हुआ पार्ट जो है तत्वों का गुणधर्म जो है वो भी अपन उसमें पढ़ेंगे। तो पहले एक बार बात करते हैं अपन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक मतलब इलेक्ट्रॉन और विन्यास का मतलब व्यवस्था, अर्थात इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था को ही क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहा जाता है। जो इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था, अर्थात इलेक्ट्रॉन कहाँ पाए जाएंगे, इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं कहाँ पर, जो नाविक जो होता है उस नाविक के चारों ओर जो कोष उपकोष कोष जो होते हैं उनमें पाए जाते हैं। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करने से पहले अपन बात करते हैं, देखो सबसे पहले अगर बात करेंगे यहाँ पर क्या क्या चीजें इलेक्ट्रॉन कहाँ पाए जाएंगे, वो होते हैं कोष के अंदर, जिसे क्या कहा जाता है, कक्षा। क्या कहा जाता है, कक्षा या कोष। और कोष जो होते हैं उसके अंदर क्या पाए जाते हैं, उपकोष। क्या होते हैं, उपकोष, है ना। और उपकोष जो होते हैं उसके अंदर क्या पाए जाएंगे, कक्षा। क्या पाए जाएंगे, कक्षा। तो ये चीज के देखते हैं, तीन चीजें। कोष बात करते हैं तो कोष की संख्या जो होती है, जैसे अपन K, L, M, N, ये तो क्या है, कोष है ना। तो N के द्वारा दर्शाया जाता है किसको, कोष को या कक्षा को। जैसे N बराबर 1 हो सकता है, N बराबर 2 हो सकता है, N बराबर 3 हो सकता है। जैसे K, L, M, N बराबर 4 है तो क्या हो जाएगा, N, है ना। ये तो किसका नाम है, ये कोष का नाम है। उपकोष की बात करते हैं तो पहला जो कोष होता है, पहले कोष में कौन कौन से, यहाँ पर उपकोष जो है वो कौन कौन से होंगे, पहले से मतलब नहीं, अपन बात करते जैसे S, P, उसके बाद में D, उसके बाद में F, ये क्या है, उपकोष है। तो यहाँ पर अगर कक्षा कोष में बात करते हैं कि कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, तो कोष में इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो सूत्र होता है वो होता है 2n²। क्या होगा, 2n²। अगर अपन देखते हैं सबसे पहले कोष में, तो n बराबर क्या है, 1, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 का होल स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा 2 इंटू 1 बराबर 2। तो पहले कोष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरे कोष में अगर अपन देखते हैं तो n बराबर क्या हो जाएगा 2, तो 2 इंटू 2 का स्क्वायर 2, तो 2 इंटू 4, 4 दूनी 8। तो दूसरे कोष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे। अगर अपन बात करते हैं यहाँ पर ये पहले कोष में, ये दूसरे कोष में, अगर तीसरे कोष में बात करते हैं तो अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या तीसरे कोष में कितनी होगी, n बराबर कितनी हो जाएगी 3, तो 2 इंटू 3 का होल स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा 2 इंटू 3, 3 9 दूनी 18। अब देखेंगे एक बार इस चीज को अपन। तो ये प्रथम कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ये द्वितीय कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ये तृतीय कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या आ सकती है। तो कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालने के लिए क्या सूत्र है अपने पास, 2n²। उपकोष की बात करते हैं तो उपकोष जो है उसमें S बराबर, S में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, 2। ये यहां पर लिख सकते हैं मैं इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो कोष जो है, उपकोष जो है उसमें S उपकोष में अधिकतम कितनी इलेक्ट्रॉनों की संख्या आ सकती है, 2। P उपकोष की बात करते हैं तो P में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी आ सकती है, 6। कितनी, 6। क्योंकि जो S उपकोष जो होता है उसमें कितने कक्षक होते हैं, 1 कक्षक होता है। कितना, 1, है ना। तो 1 में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। जबकि P उपकोष जो होता है उसमें कितने कक्षक होते हैं, 3 कक्षक होते हैं, Px, Py और Pz। तो 1 1 1, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, 2 इसमें, 2 इसमें। तो अधिकतम P उपकोष जो है उसमें अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अधिकतम की बात कर रहा हूं मैं। उसके बाद में D में बात करते हैं तो D में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। क्योंकि D में कितने कक्षक होते हैं, तो यहाँ पर 5 कक्षक, कितने, 1 2 3 4 और 5, आऊं और आऊं। क्लियर।
उसके बाद में F जो है, F में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं? 14 इलेक्ट्रॉन। तो अपने इतना काम में नहीं आएगा, अपन बात कर रहे हैं ओनली 10th क्लास की। तो 10th क्लास में अपने यहाँ तक काम में आता है, क्योंकि आगे अपने ज्यादा काम में नहीं आता। तो अपन को यहाँ तक तो कंप्लीट, ये तो अपन को आना चाहिए कि S उपकोष में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, P उपकोष में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, D उपकोष में अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, और F उपकोष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। क्लियर? अगर बात करते हैं कक्षक की, ऑर्बिटल की, तो एक ऑर्बिटल में अधिकतम जो है इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे एक कक्षक में? तो ये भी कक्षक है, ये भी कक्षक है, ये भी कक्षक है, परंतु ये कक्षक है, ये भी कक्षक है ना। तो ये कक्षक है, ये कक्षक है, ये भी कक्षक है। यहाँ पर तो एक कक्षक में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। इसमें भी कितने अधिकतम? 2 इलेक्ट्रॉन। इसमें परंतु अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन है। इसमें भी कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2, परंतु इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन। तो एक कक्षक में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। क्लियर? तो यहाँ पर उपकोष जो है, उपकोष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन? उपकोष में अधिकतम, उपकोष की बात करें यहाँ पर 2, 6, 10 और 14 इलेक्ट्रॉन आते हैं। क्लियर? तो यहाँ पर अगर बात करते हैं तो S बराबर, S के लिए n का मान जो है वो, सॉरी L का मान जो है, तो उपकोष जो है उसके लिए कौन सी क्वांटम, ये तो कौन सी क्वांटम संख्या? मुख्य क्वांटम संख्या। और उपकोष के लिए कौन सी क्वांटम संख्या आती है? दिगंशी क्वांटम संख्या। तो यहाँ पर जिसको L से दर्शाया जाता है, तो L का मान जो है ये तो किसके लिए होता है? S के लिए L का मान कितना? यहाँ पर अगर मैं लिख दूं L का मान, L का मान, और ये L का मान क्या है? L के दिगंशी क्वांटम संख्या। तो S के लिए n का मान कितना आ जाएगा? 0। P के लिए L का मान कितना आ जाएगा? 1। D के लिए 2, है ना, और F के लिए 3। ये क्वांटम संख्या L दिगंशी क्वांटम संख्या का क्या है? मान है। क्या है? मान। तो ये अपने काम में नहीं आता है वैसे तो अपन को इसको लिखने की आवश्यकता भी नहीं है। क्लियर? उसके बाद में अगर अपन देखते हैं यहाँ पर, अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पे चलते हैं। तो ये क्लियर यहाँ तक। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कोष की। कोष में उपकोष, और उपकोष के अंदर क्या होंगे? कक्षक होते हैं। कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन। उपकोष में पढ़ने देखा, S उपकोष में 2 इलेक्ट्रॉन, P उपकोष में 2, 6 इलेक्ट्रॉन, D उपकोष में 10 इलेक्ट्रॉन, F उपकोष में 14 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद में कक्षा बात करते हैं। कोष जो होता है, कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं? 2n² आ सकते हैं। अगर देखो यहाँ पर, अगर मैं एक चीज और बात करता हूं कि जो पहला कोष जो होता है, उस पहले कोष में कौन कौन से उपकोष होंगे? वो केवल कौन सा होगा? S उपकोष होगा। किसमें? पहले में। दूसरे में बात करता हूं तो उसमें क्या आएगा? S और P उपकोष होंगे। किसमें? दूसरे में। अगर तीसरे में मैं बात करता हूं, S भी होगा, P भी होगा और D भी होगा। अगर चौथे में बात करता हूं तो S भी होगा, P भी होगा, D भी होगा और F भी होगा। ये होंगे। क्लियर? अब बताओ S में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। तो देखो पहला उपकोष में अपने कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। होगा नहीं होगा? दूसरे कोष की बात करता हूं, दूसरे कोष में 2 तो इसमें आ जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन तो किसमें आएंगे? इसमें, और 6 इसमें, कितने हो गए? 8। तो बताओ देखो दूसरे कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है? 8 इलेक्ट्रॉन है या नहीं है? अरे है क्या? तीसरे उपकोष की बात करते हैं तो S में कितने? 2, P में कितने? 6, T में कितने? 10। कितने हो गए? देखा 10 और 6 16 और 2 18। यहाँ कितने आ रहे हैं? 18 आ रहे हैं, नहीं आ रहे? बात क्लियर? तो अपना ये सही है। 2n² क्या है सूत्र? 2n²। तो ये अपन को याद होने चाहिए। क्लियर? अब अपन चलते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पे। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में क्या किया जाता है? जो कोष जो होता है वो तो आएगा ही आएगा, साथ में उपकोष का जो एनर्जी लेवल होता है, ऊर्जा स्तर जो होते हैं, उसको देखते हैं पहले। तो उपकोष जो होते हैं या कोष जो होते हैं, उनका जो ऊर्जा स्तर जो होता है वो किस प्रकार होता है वो देखते हैं। तो यहाँ पर देखो पहले उपकोष में 1s, दूसरे की बात करते हैं 2s और 2p, तीसरे की बात करता हूँ 3s 3p, उसके बाद में 3d, उसके बाद में बात करते हैं 4s 4p
उसके बाद में P के बाद में क्या आएगा 4D, उसके बाद में 4F, है ना। उसके बाद और भी आएगा अपने काम में, अपने तो यहाँ तक ही काम में आएगा वैसे तो देखो ये, उसके बाद में ये, उसके बाद में ये, उसके बाद में ये, उसके बाद में ये, होगा नहीं होगा, उसके बाद में ये, तो क्रम क्या हो जाएगा, देखा किसका, इनको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने का जो क्रम जो है उसकी बात करूंगा मैं। तो यहाँ पर जो क्रम जैसे 1s, सबसे पहले क्या आएगा 1s, कौन सा s 1s, उसके बाद में 2s, 2s के बाद में 2p QP, उसके बाद में 3s, उसके बाद में 3p, उसके बाद में 4s, क्या आएगा 4s, उसके बाद में यहाँ लिख दूँ, उसके बाद में 4s के बाद में क्या आएगा 3D, 3D के बाद में क्या आएगा 3D के बाद में 4p, 4p के बाद में क्या आएगा 4p के बाद में 4p, यहाँ आएगा ये 5s रही है, तो अपन इसको नहीं लिखेंगे अभी, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, ये तो ये लिख दिया, उसके बाद में यहाँ आ जाएगा 5s, ये आएगा 5s, तो ये हो जाएगा ये, है ना। तो आगे 4p के बाद में क्या आएगा 4p के बाद में 5s आएगा, तो ध्यान रखना। तो अपन इतना ही लिखते हैं क्योंकि अपने क्या है इतना ही है ना, तो इतना भी नहीं आएगा अपने, तो केवल यहाँ तक तो बहुत मैक्सिमम, तो अपन को ये क्रम जो है ये याद रखना पड़ेगा। तो जो कोष जो है देखो 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s, ये क्या है, ये उल्टे सीधे क्यों आ रहे हैं, क्योंकि ये ऊर्जा का क्रम है, किनका, इनका ऊर्जा की जो व्यवस्था है, इसे ही तो क्या कहेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहेंगे। तो ये जो है ऊर्जा का क्या रहेगा क्रम रहेगा, अर्थात ऊर्जा जो है यूं जाएंगे तो क्या हो जाएगी बढ़ती जाएगी, क्या होती जाएगी बढ़ती जाएगी। अगर जैसे अपन इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं यहाँ पर दो, तो अपन को पता कैसे चले अगर अपन ने दोनों में भर दिया तो किसकी ऊर्जा ज्यादा है या अंतिम इलेक्ट्रॉन, जो अपन बाद में देखते हैं, पहले अपन इलेक्ट्रॉनिक क्रम जो है अपना ये रहेगा। क्लियर, 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 5p 5s। तो आगे और भी है, तो अपने 10th क्लास की बात कर रहे हैं अपन, आगे तो अपन को और भी कर सकते हैं अपन, परंतु अपन किसकी बात करेंगे ओनली 10th क्लास की। क्लियर, तो ये अपना क्या रहेगा दूसरे नंबर की बात, क्रम जो है इनको लिखने। अब अपन चलते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के पास, किसके पास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के पास। देखो इधर, तो अपन को जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होती है उनके बारे में, जैसे सबसे पहले बताओ देखो कौन, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन मैंने कल बताया था कि जो परमाणु क्रमांक जो है अपन को कैसे याद रहने चाहिए, केवल टिप्स पे याद होना चाहिए, ऐसे नहीं कि हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन नाइट्रोजन ये नहीं चलेगा। तो अपन को कैसे होना चाहिए, अगर अपन को बोल दिया है 10 किसका है तो नियोन का, 15 किसका है फास्फोरस का, 19 किसका है पोटेशियम का, है ना। तो ऐसे अपन को याद होने चाहिए। तो अगर हाइड्रोजन की बात करते हैं तो हाइड्रोजन के अंदर बताओ कितने इलेक्ट्रॉन, जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन कितने जितना परमाणु क्रमांक उतना ही क्या हो जाएगा प्रोटॉन हो जाएगा। तो बताओ परमाणु क्रमांक कितना 1, तो इलेक्ट्रॉन कितना 1, तो पहला जो आएगा वो क्या आता है 1s। अब मेरे को ये बताना है कि s के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, S के अंदर तो 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं अधिकतम, परंतु इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितना 1, तो यहाँ पर भी क्या आएगा 1, क्या आएगा 1। क्लियर, अगर अपन बात करते हैं बताओ हीलियम की बात करते हैं तो ये क्या आएगा 2, तो हीलियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, तो 1s के बाद में इसमें कितने अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2, हो गया पूरा, अरे हो गया नहीं हो गया, हो गया। उसके बाद में अगर बात करते हैं हीलियम के बाद में अपन बात करते हैं लिथियम, क्या लिथियम, और लिथियम का परमाणु क्रमांक 3, तो क्या हो जाएगा बताओ देखा लिथियम में कितने इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन। अब 3 तो S में कितने 3 आएंगे, अरे 3 नहीं आएंगे 2, कितने आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन। तो बताओ अभी 1 इलेक्ट्रॉन और बच रहा है किसमें लिथियम के पास, तो आगे कौन सा आएगा 2s, और 2s के अंदर S के अंदर वैसे तो 2 आ सकते हैं परंतु इसके पास तो 1 2 और 1 3 हो गए नहीं हो गए, यहाँ पर 2 तो ये 2, यहाँ पर 1 तो ये 1, यहाँ पर 3 तो 2 और 1 3। उसके बाद में लिथियम के बाद में क्या आएगा बेरियम, तो कितना 4, तो ये क्या हो जाएगा 1s2 और 2s2,
उसके बाद में बात करते हैं बोरॉन की, बोरॉन 5, तो क्या हो जाएगा 1s2 2s2, बोलो देखा क्या आएगा अब आगे, देखो देखा P, तो कितना P 2P, कितना P 2P, 2P के अंदर कितना, अरे 2 नहीं P ना, कितने P 2 और 2 4 1 5, उसके बाद में कौन आएगा कार्बन, कौन सा बन, कार्बन, और कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 6, तो क्या आ जाएगा 1s2 2s2 2p2, क्यों p2, 1s2 2s2 कितने हो गए 2 2 4 2 6, और कार्बन के बाद में क्या आ जाएगा नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के कितने 7 के बाद में जैसे 1s2 2s2 2p3, तो ये कितना हो गए 7, कार्बन के बाद में कौन आएगा ऑक्सीजन 8 के बाद में क्या आ जाएगा 1s2 2s2 2p, क्या आ जाएगा 4, क्योंकि इसमें तो 6 आएंगे अधिकतम इलेक्ट्रॉन, तो अभी 6 होंगे जब तक, तो यही आएगा। उसके बाद में ऑक्सीजन के बाद में फ्लोरीन, फ्लोरीन का कितना 9 में क्या आ जाएगा 1s2 2s2 2p, कितने 5, 9 ही हुए। उसके बाद में नियोन, नियोन में देखे तो 10, और 10 बोले तो 1s2 2s2 2p6, तो ये हो गया, नहीं हो गया नियोन का। तो बताओ जितनी भी अपन अक्रिय गैस जो है उनका बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूरा भरा हुआ है, पूर्ण भरे हुए हैं, इसलिए उनको क्या कहा जाता है, अक्रिय गैस कहा जाता है, अर्थात ये किसी दूसरे के साथ क्रिया नहीं करते, ज्यादातर केस की बात कर रहे हैं। उसके बाद में 11 की बात करते हैं तो कौन, सोडियम, सोडियम कौन 11, तो ये क्या आ जाएगा 1s2 2s2 2p6 और 3s1 होगा, नहीं होगा, हो गए 11, 2 2 4 4 और 6 10 और 1 11, हो गए 11। उसके बाद में 12 की बात करता हूँ तो यहाँ पर क्या आएगा मैग्नीज, मैग्नीशियम, और मैग्नीशियम कितना है 12 पे क्या आ जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s होगा, नहीं हो, क्रम यही रहना चाहिए, क्रम यही है। उसके बाद में 13 के बाद में एल्यूमिनियम, और 13 में एल्यूमिनियम क्या आ जाएगा 1s2 2s2 2p6 और 3s2, और 3s2 के बाद में क्या आ जाएगा 3s के बाद में क्या आएगा 3p, और 3p क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, अरे आ जाएगा क्या भाई। उसके बाद में बात करते हैं अपन 14 पे कौन, सिलिकॉन, और ये हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, अरे हो जाएगा क्या, तो ये किसका हो गया सिलिकॉन का। उसके बाद में बात करते हैं अपन सल्फर का, उसको मिटा दूं, याद रह जाएगा अब, चलो तो इसको कर देते हैं अपन साफ, क्या कर देते हैं साफ, और साफ करके मैं लिख दूँ इसको इधर, क्योंकि तुमको याद नहीं रहेगा। 1s 2s 2p 3s 3p, उसके बाद में 4s 3d, अरे है ना सही, उसके बाद में 4s 3d 4p, उसके बाद में 5s, है ना। तो क्रम ये है, ये ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम है, ये क्या है ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम है। उसके बाद में सिलिकॉन के बाद में देखो 15 बताओ, देखो कौन, फास्फोरस, हाँ 15 1s2 2s2 2p6 3s2 3p, कितने कितने हो गए, देखा 2 2 4 6 10 और 2 12 15 में 3 12 गए तो 3, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2p3। उसके बाद में फास्फोरस के बाद में 16 पे कौन है सल्फर, सल्फर में क्या आ जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 या 3p4, क्या हो जाएगा 3p4। उसके बाद में 17 देखो तो देखा 17 पे क्या आ जाएगा क्लोरीन, कौन सा ऋण, क्लोरीन। उसके बाद में क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, क्या हो जाएगा। उसके बाद में आता है क्लोरीन 17 18 पे कौन है ऑर्गन, 18 पे ऑर्गन, तो क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। मेरी बात समझ में आ गई क्या। उसके बाद में अपन 19 की बात करते हैं तो 19 पे कौन पोटेशियम, कौन है पोटेशियम, तो क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p6
3s2 3p कितना आ जाएगा 6, उसके बाद में 3p के बाद में क्या आएगा 4s1, क्या आएगा 4s1, उसके बाद में 21 के बाद में कौन आएगा 20 के बाद में 19 के बाद में कौन आएगा 20 में किसका कैल्शियम का 1s2 2s2 2p6, उसके बाद में 3s2 3p6 4s2, ये किसका हो गया कैल्शियम का। तो ये 20 तक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अपन ने लिखे। तो 20 तक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते ही अगर तुमको याद हो तो अपने ब्लॉक देखे थे ब्लॉक। अब देखो यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज मैं बताऊंगा। तो ये तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो 20 तक था। अब यहाँ पर अपन बात कर लेते हैं जैसे किस आवर्त सारणी में अपन को किसी भी तत्व जो है उसका क्या बताना है, अपन को ब्लॉक बताना है। कौन से ब्लॉक में यार, एस ब्लॉक में, पी ब्लॉक में और डी ब्लॉक में। अपन ने कल बात की थी एस ब्लॉक है, पी ब्लॉक है, डी ब्लॉक है या एफ ब्लॉक है। तो अब देखो जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते टाइम जो अंतिम इलेक्ट्रॉन जिस उपकोष में जाता है, दोबारा सुनो, जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं और लिखते टाइम जो अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है, अंतिम उपकोष जिसमें जाता है वही उस परमाणु का क्या कहलाएगा, ब्लॉक होगा। क्लियर। जैसे देखो ये कौन से ब्लॉक का, एस ब्लॉक का, ये कौन से ब्लॉक का तत्व है, एस ब्लॉक का। ये कौन से ब्लॉक का, एस ब्लॉक का है। ये कौन से ब्लॉक का तत्व है, एस ब्लॉक का। किसका, एस ब्लॉक का। एक मिनट जो इसकी बात करेंगे, रुको ये जो है तो अब देखो यहाँ पर इसकी बात और कर, लिथियम जो है वो कौन से ब्लॉक का है, एस ब्लॉक का। ये भी कौन से ब्लॉक का है, एस ब्लॉक का। इसकी बात करता हूँ तो बेरिलियम किसके, बेरियम जो है ये कौन से ब्लॉक का, एस ब्लॉक का। ये कौन से ब्लॉक का है, बोरॉन, पी ब्लॉक का। बाद में देख लेना और सारणी को खोल के, पी ब्लॉक का। ये कौन से ब्लॉक का, पी ब्लॉक का। ये कौन से ब्लॉक का, पी ब्लॉक। अरे बता सकते हो, नहीं बता सकते हो। ये कौन से ब्लॉक का, पी ब्लॉक का। बता सकते हो। उसके बाद में ये कौन से ब्लॉक का है, ये पी ब्लॉक का। ये कौन से ब्लॉक का, पी ब्लॉक का। अंतिम इलेक्ट्रॉन किस पे गया, पी उपकोष में। ये कौन से ब्लॉक का, एस ब्लॉक का। ये कौन से ब्लॉक का, एस ब्लॉक का। ये कौन से ब्लॉक का, पी ब्लॉक का। ये कौन से ब्लॉक का, पी ब्लॉक का। ये कौन से ब्लॉक का, पी ब्लॉक का, है ना। अंतिम इलेक्ट्रॉन को देखना है, अंतिम इलेक्ट्रॉन जिसमें जा रहा है वही ब्लॉक हो जाएगा। ये भी कौन सा ब्लॉक, पी ब्लॉक। ये कौन सा ब्लॉक, पी ब्लॉक। ये कौन सा ब्लॉक, पी ब्लॉक। ये कौन सा ब्लॉक, एस ब्लॉक। और ये कौन सा ब्लॉक, एस ब्लॉक। अब अपन आवर्त सारणी खोल के आराम से देख सकते हैं कि कौन सा तत्व जो है किस ब्लॉक में आ रहा है। क्लियर। तो ये जो है यहाँ पर ये क्या हो गया, अपवाद। ये कौन सा है, अपवाद। तो ये वैसे तो एस ब्लॉक का ही तत्व है क्योंकि अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है, एस में जा रहा है, नहीं जा रहा। उसके बाद में अगर अपन इसकी बात जिनको देखें तो अपन ने सबके ब्लॉक डिसाइड कर दिए कौन सा तत्व कौन से ब्लॉक में है। अगर अपन यहीं से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अपने पास लिखा हुआ है और यहीं से अगर अपन बात करें तो यहीं से अपन आवर्त का भी पता लगा सकते हैं कि कौन सा तत्व या कौन सा परमाणु जो है किस आवर्त में आ रहा है। पीछे आवर्त सारणी की बात कर रहा हूँ 7वें में। तो यहाँ पर देखो कौन से जो अंतिम इलेक्ट्रॉन जो है जिस कोष में जाता है, अर्थात जो अंतिम कोष जो है वही क्या कहलाएगा, आवर्त कहलाएगा। तो आवर्त की अगर अपन बात करते हैं तो आवर्त जो है यहाँ पर
तो अपन ने ब्लॉक की बात की, ब्लॉक तो अपन ने क्या लिखा, ब्लॉक अंतिम इलेक्ट्रॉन जिस उपकोष में जाता है, क्या, अंतिम इलेक्ट्रॉन जिस उपकोष में जाता है वह उस परमाणु का ब्लॉक होगा। मेरी बात समझ में आई क्या या नहीं आई? तो ये तो ब्लॉक वाली बात हो गई। अपन बात कर रहे हैं किसकी, आवर्त की, किसकी, आवर्त की। आवर्त का मतलब क्या होगा, जब अपन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के टाइम में जो अंतिम कोष जो होता है, अंतिम कोष ही आवर्त संख्या होती है। क्या होती है, आवर्त संख्या। मेरी बात समझ में आ गई क्या? जैसे ये कौन से आवर्त में, ये कौन अंतिम, ये रहा पहले आवर्त में, ये कौन से उसमें है, पहले आवर्त में, ये कौन से उसमें है, दूसरे आवर्त में, बेरियम कौन से उसमें है, दूसरे आवर्त में। देखते जाना, आवर्त सारणी खोल लो, आवर्त सारणी खोलने के बाद में एक एक मैच करते जाओ तो ही समझ में आएगा। जब तक पेन कॉपी लेके नहीं बैठोगे तो समझ में नहीं आएगा, देखने से समझ में नहीं आएगा। हम सर का वीडियो देख ले और समझ में आ जाएगा, नहीं साथ में पेन कॉपी और लेके बैठो। तो ये जो है बोरॉन किसमें है, दूसरे आवर्त में, कार्बन किसमें है, दूसरे आवर्त में, नाइट्रोजन किसमें है, दूसरे आवर्त में, ऑक्सीजन किसमें है, दूसरे आवर्त में, फ्लोरीन किसमें, दूसरे आवर्त में, नियोन किसमें, दूसरे आवर्त में। उसके बाद में सोडियम देखो तीसरे आवर्त में, मैग्नीशियम देखो तीसरे आवर्त में, एल्युमिनियम देखो तीसरे आवर्त में, सिलिकॉन देखो तीसरे आवर्त में। उसके बाद में बात करते हैं फास्फोरस की तीसरे आवर्त में, सल्फर की तीसरे आवर्त में, क्लोरीन की तीसरे आवर्त में, आर्गन की तीसरे आवर्त में, पोटेशियम चौथे आवर्त में, कैल्शियम चौथे आवर्त में। तो बताओ अपन बता सकते हैं नहीं बता सकते हैं? तो अपन ने इस ब्लॉक की बात की, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अपन ने लिखा 20 तक लिखा और आगे पढ़ेंगे। अभी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 30 तक अपन को आना चाहिए। किस में, 10th क्लास की बात कर रहे हैं, आगे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर साथ में अपने पास ही लिखी हुई है, तो अपन बीच में बात करने लगे ब्लॉक। जो अपन ने कल बांटे थे, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। तो ब्लॉक का कैसे पता चलेगा कौन सा परमाणु किस ब्लॉक में आता है? तो जब अपन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते टाइम जो अंतिम इलेक्ट्रॉन जिस उपकोष में जाता है, जिस उपकोष में जाता है, वही उस तत्व का या उस परमाणु का क्या कहलाएगा, ब्लॉक कहलाएगा। दूसरी बात अपन ने क्या देखी, आवर्त, कि कौन सा परमाणु किस आवर्त में। अपन से पूछ लिया जाए कार्बन किस आवर्त में, तो अपन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे। कार्बन देखो कहाँ है, ये रहा, ये कार्बन कौन से आवर्त में, दूसरे आवर्त में। अगर अपन से पूछ लिया जाए क्लोरीन किस कौन से आवर्त में, तो अपन बता देंगे तीसरे आवर्त में। अगर अपन से पूछ ले कैल्शियम कौन से आवर्त में, चौथे आवर्त में। अब आवर्त सारणी खोल के देख लो, क्लियर, तो सारे डाउट क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। तो ये अपन ने क्या की बात की, तो अपन ने क्या बात की, आवर्त की बात की, ब्लॉक की बात की। अब अपन बात करते हैं वर्ग की। वर्ग का कैसा पता लगेगा भाई? तो अगर बात करते हैं यहाँ पर वर्ग की, तो S जो जब अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है, या तो S1 होगा या S2 होगा, या तो क्या होगा, NS1 होगा या NS2 होगा। अरे होगा नहीं होगा, N का मतलब क्या होगा, ये रहा N, यही तो है। तो या तो NS1 होगा, और NS1 होगा तो क्या हो जाएगा, कौन सा वर्ग हो जाएगा, वर्ग फर्स्ट हो जाएगा। और NS2 होगा तो अगर S ब्लॉक के तत्व जो है, तो S ब्लॉक के तत्व कौन से वर्ग में आएंगे, या तो पहले में आएंगे या दूसरे में आएंगे। अगर NS1 है जब तो पहला वर्ग हो जाएगा, और NS2 है जब कौन सा वर्ग हो जाएगा, दूसरा वर्ग हो जाएगा। अरे मेरी बात समझ में आई क्या? जैसे अगर अपन से पूछ लिया जाए कि ये कौन से वर्ग में है, अब देखो सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा अपन ने, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं अपन को आवर्त पता चल गया। अब वर्ग कैसे पता चल, ये S ब्लॉक का, S ब्लॉक में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। अब दूसरा है तो ये दूसरे वर्ग में, क्योंकि S के अंदर दो वर्ग है। S जो है उसके अंदर कितने वर्ग है, एक उसको छोड़ देना, किसको, हीलियम को।
क्योंकि हीलियम किस कौन से वर्ग में आएगा, 18वें वर्ग में आएगा। हीलियम की बात नहीं कर रहे, हीलियम एक क्या हुआ यहाँ पर अपवाद, तो अपन और की बात कर रहे हैं। तो एस ब्लॉक के तत्व जो है उनके लिए कौन कौन से वर्ग है, 2 वर्ग है, पहला और दूसरा। अब NS1 आता है, कोई भी इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखते हैं तो S1 आता है जब, तो पहला वर्ग हो जाएगा, और S2 आता है तो क्या हो जाएगा, दूसरा वर्ग हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ गई क्या? अब देखो ये तो किसके लिए हो गया, S ब्लॉक वर्ग के लिए। अब बात करते हैं अपन P ब्लॉक के लिए। अब P ब्लॉक के लिए वर्ग का कैसा पता चलेगा अपन को, तो देखो, तो अंतिम इलेक्ट्रॉन ये रहा, कहाँ जा रहा है, P3 में जा रहा है, नहीं, अंतिम बाह्यतम कोश में ये रहे 3 इलेक्ट्रॉन है। अब देखो यहाँ पर कितने, तो ये कौन से उसमें आ रहा है, यहां से देखते हैं एक बार, ये तो 12 14 ये हो गया अपना 13वें वर्ग में। अब देखो अगर अपने P ब्लॉक की बात करते हैं, किसकी, P ब्लॉक की, P ब्लॉक के लिए वर्ग निकालना है अपन को, तो P ब्लॉक के लिए वर्ग की बात करते हैं हम। तो P ब्लॉक के लिए वर्ग की क्या हो जाएगा, 12 प्लस अंतिम इलेक्ट्रॉन या अंतिम उपकोष में इलेक्ट्रॉन, अंतिम उपकोष में इलेक्ट्रॉन या अंतिम P उपकोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या। अब देखो इधर क्लियर, तो 12 प्लस अंतिम उपकोष P ब्लॉक में कौन सा होगा, P उपकोष होगा, और P उपकोष में इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होगी उसमें कितने जोड़ देंगे, 12 जोड़ देंगे, वही उसका क्या कहलाएगा, वर्ग कहलाएगा। तो अपन से पूछ लिया जाए कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर अपन से पूछ लिया जाए कि ये कौन से वर्ग में आएगा, तो देखो अब अपन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखे, सबसे पहले सबसे बड़ी ताकत कौन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख दिया अपन ने, ये आ गया। अपन को ये लिखते ही अपन को 2 चीज पता चल गई, एक तो आवर्त पता चल गया और एक ब्लॉक पता चल गया। तो अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है, P ब्लॉक में, और P ब्लॉक में जाते ही अपन को ये रहा, P ब्लॉक में जाते। अब देखो P ब्लॉक में कितने, 12 प्लस कितना हो जाएगा, 12 में कितने जोड़ दें, 4 जोड़ दें, तो ये क्या हो जाएगा, 12 और 4 कितना हो जाएगा, 16। तो कौन से वर्ग में है ये, 16वें वर्ग में है या नहीं है। अगर यहाँ पर देखो, यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन, 5, तो 12 प्लस 5 क्या हो जाएगा, 17। तो ये कौन से वर्ग में, 17वें में। इसमें अपन 6, 12 और 6, तो ये कौन से वर्ग में, 18वें वर्ग में। मेरी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही। तो अपन किसी भी वर्ग, अपन बात कर रहे हैं एक S ब्लॉक की और एक P ब्लॉक, तो S ब्लॉक के लिए तो क्या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे, या तो NS1 आएगा या NS2 आएगा। अरे आएगा नहीं आएगा, आएगा। तो NS1 है जब, तो वर्ग कौन सा हो जाएगा, पहला, और NS2 है जब वर्ग कौन सा हो जाएगा, दूसरा। क्लियर। अगर अपन बात करते हैं P ब्लॉक की, तो P ब्लॉक के लिए अपन का क्या सूत्र, वर्ग के लिए, क्योंकि अपन आवर्त तो वैसे ही पता चल जाएगा, ब्लॉक वैसे ही पता चल जाएगा। अब अपन वर्ग की बात कर रहे हैं, तो वर्ग के लिए अपन को क्या हो जाएगा, 12 प्लस अंतिम उपकोष में इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है उन दोनों को क्या कर देंगे, टोटल कर देंगे। तो जैसे मान लो अपन को बोरॉन की बात करते हैं, कहाँ है बोरॉन, ये रहा। तो बोरॉन के P में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1। तो ये से अपन को क्या पता चल गया, P ब्लॉक है, और P ब्लॉक के होते हैं अपने क्या आ जाएगा सूत्र, 12 प्लस 1 बराबर कौन सा आ जाएगा, 13वां वर्ग आएगा नहीं आए। तो बोरॉन कौन से वर्ग में, 13वें में। कार्बन की बात करता हूँ, कार्बन में 12 प्लस 2 तो क्या हो जाएगा, 14। तो ये क्या हो जाएंगे, 14वें वर्ग में। 12 प्लस 3 बराबर क्या आ जाएगा, 15, और 15वें में कौन है, नाइट्रोजन। अरे मेरी बात समझ में आ गई। कल मैंने अगर अपन को परमाणु क्रमांक याद नहीं है तो भी मैंने बता दिया था कि परमाणु क्रमांक भी अपन लिख सकते हैं अगर अपन को याद नहीं है तो। क्लियर। अगर अपन को ब्लॉक पता नहीं है तो अपन ब्लॉक बता सकते हैं, अब अपन को वर्ग पता नहीं है तो अपन वर्ग बता सकते हैं। तो आवर्त सारणी में अपनी ये पूछा जाता है कि ये परमाणु जो है कौन से आवर्त में और कौन से वर्ग में आता है। क्लियर। मेरी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही। तो ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से अपन को 3 चीजें आज अपन ने देखी। एक तो वर्ग का कैसे पता चलता है, अपन ने 20 तक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखे हैं। आगे जो अपन करेंगे वो करेंगे 10 से आगे लेकर 30 तक वो 20 से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 21 से 30 तक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो कल करेंगे। तो एक बार 20 से 21 22 23 24 जो इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख के देखना है। तो
तो अपन कहाँ तक लिख सकते हैं। उसके बाद में उनका वर्ग पता करना, उनका ब्लॉक पता करना और उनका आवर्त पता करना। तो ये अपन को आना चाहिए, क्योंकि ये छोटी बात है और यही चीज़ अब 11th-12th में भी यही आती है, वहाँ कोई अलग से नहीं पढ़ाया जाता है, यही चीज़ें वहाँ पर रिपीट होती है और ये 11th वाले बच्चे भी आराम से देख सकते हैं। तो अपन को आवर्त सारणी में वर्ग कैसे निकालते हैं, आवर्त कैसे निकालते हैं और ब्लॉक कैसे निकालते हैं, ये 3 चीज आज अपन ने देखी। उसके बाद में अपन ने 1 से लेकर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखा। अपन ने उपकोष जो है उसमें कौन से में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैसे ज्ञात की जाती है, तो ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अपन ने लिखा और उस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर ये और जगह भी काम में आएगा। इलेक्ट्रॉनिक पूरी आधुनिक आवर्त सारणी जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर ही बेस है। अगर इलेक्ट्रॉन जो गुणों की आवर्तिता जो है, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में जो क्रमिक परिवर्तन होता है वही क्या है, गुणों की आवर्तिता है। उसके कारण ही क्या हो जाते हैं, गुण बदलते हैं, अर्थात एक निश्चित क्रम के बाद में गुणों में क्या होता है, परिवर्तन होता है। तो ये क्या था, आवर्त सारणी। तो अपन ने वर्ग देख लिया, उपकोष देख लिया, तो अपन ने 3 चीजें देखी। एक तो क्या देखा अपन ने, यहाँ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ब्लॉक इंपॉर्टेंट है कि एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक या एफ ब्लॉक। उसके बाद में अपन ने क्या देखा, आवर्त कैसे ज्ञात किया जाता है। आवर्त के लिए क्या, अंतिम कोष का जो कोष ही क्या कहलाएगी, आवर्त संख्या कहलाएगी। उसके बाद में ब्लॉक अपन ने देखा कि वर्ग। तो वर्ग के लिए अपन ने पहले वर्ग जो पहला और दूसरा, तो NS1 है, अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में NS1 आ रहा है, S1 आ रहा है जब, तो वो कौन सा वर्ग का होगा, पहले वर्ग का, और S2 आ रहा है जब, वो कौन से वर्ग का होगा, दूसरे वर्ग का। अगर P ब्लॉक का है तो अपन ने क्या देखा, तो 12 प्लस अंतिम उपकोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है वो किसके लिए है, P ब्लॉक के लिए। अरे मेरी बात समझ में आई क्या, तो P ब्लॉक के लिए कौन सी है, ये। इससे अपन ने देख, अब पेन कॉपी लेके जैसे जैसे इनको क्या करोगे, रिवीजन करोगे, तो अपने आप समझ में आ जाएगा। मेरी बात समझ रहे हो ना। तो ये आज अपन ने किया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, वर्ग कैसे निकालते हैं, ब्लॉक कैसे निकालते हैं, आवर्त कैसे निकालते हैं, क्लियर। अब जो अपन इसको आगे नेक्स्ट करेंगे, घर से अपन को क्या, आपको क्या करना है, प्रैक्टिस, इसकी प्रैक्टिस करनी है, ब्लॉक निकालने हैं, वर्ग निकालने हैं और आवर्त निकाल। उसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है, कहाँ से, 21 से लेकर 30 तक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखोगे। उसमें क्या प्रॉब्लम आती है वो अपन कल देखेंगे, क्लियर।